जब मोल कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत क्यों पढ़ना है। अब इन 10% क्वेश्चंस को हम अगर मोल कॉन्सेप्ट से करने जाए तो कितना टाइम लगता है? 2 से 3 मिनट। लेकिन मैंने आपको एक वादा किया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन 20 to 30 सेकंड में करवाऊंगा। ये चाहे बैलेंस रिएक्शन लिखो चाहे ना लिखो, इसको एसटीसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमें बैलेंस रिएक्शन नहीं चाहिए। तो भैया हमारे तो मजे हो गए। कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है? जहाँ रेडॉक्स रिएक्शन दिखे, जहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखे और जहाँ आपको लगे कि ये रिएक्शन मेरे से बैलेंस नहीं हो पाएगी, तो आप किसके पास जाना? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के पास जाना चाहिए। ये पूरा याद नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला और दूसरा बाहुबली फॉर्मूला याद करना और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे जुड़ा मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देता है। इक्विवेलेंट ऑफ जिसका भला हो इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जो भला करता है। हम हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 23 लेकर आया हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। जैसे हमने आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसी तरह से आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मुझे किसी ने पूछा कि जब मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा दिया तो फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है? भाई मोल कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ, जब मोल कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत क्यों पढ़ना है हमें, उसका एक रीजन बताता हूं। मोल कॉन्सेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो आप 20 to 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने जाओगे तो उसमें आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। वो क्यों? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में हमें एक चीज चाहिए, वो है बैलेंस रिएक्शन। इसमें बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए और एक रिएक्शन में सारे के सारे प्रोडक्ट और सारे के सारे रिएक्टेंट होने चाहिए, तभी हम जाकर के मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का जो दूसरा पार्ट था रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, ये रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। अब इन 10% क्वेश्चंस को हम अगर मोल कॉन्सेप्ट से करने जाए तो कितना टाइम लगता है? 2 से 3 मिनट। लेकिन मैंने आपको एक वादा किया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन 20 to 30 सेकंड में करवाऊंगा, ठीक है। 90% हो गए, हम इस 10% क्वेश्चंस को मैं 20 to 30 सेकंड में करवाना चाहता हूं और इसी के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाला हूं। अब इस कॉन्सेप्ट को कहां कहां लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए मैं एक रिएक्शन लेता हूं, स्मॉल बी कैपिटल बी सी सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। ए बी दोनों रिएक्टेंट है, सी और डी दोनों प्रोडक्ट है। अब मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट में एक कंपैरिजन करवाता हूं। मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हमें एक कंपैरिजन देखना है। क्या देखना है? सुनो, जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करते थे मोल कॉन्सेप्ट का एक और दूसरा पार्ट क्या है? रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। क्या है? रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, कोई अलग चीज नहीं है। जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करते थे यानी जब भी हम रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री यूज करते थे, हम इनको शामिल करते थे। कौन है ये? ये है एसटीसी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इनको हम शामिल करते थे मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। लेकिन
इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हम इनको शामिल नहीं करते, तो हम लिख देते हैं नो रोल ऑफ STC when equivalent term is used। और यहां पे when mole term is used, so STC role of STC is, जब भी मोल कॉन्सेप्ट काम में लोगे ना, जहां भी तुम मोल टर्म काम में लोगे, जहां पर भी मोल वर्ड काम में आएगा वहां पर STC को शामिल लेना पड़ेगा, आपको STC काम में लेना पड़ेगा। लेकिन जहां पर भी आप इक्विवेलेंट को काम में लोगे वहां पे आपको STC का कोई रोल नहीं होता, STC को काम में नहीं लेना है। अब यहाँ पे एक मजे की चीज क्या है बताए, अब यहाँ पे आप STC को इंक्लूड कर रहे हो, और STC क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी जो आपने रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट लिखा है उनके आगे जो भी नंबर लिखा है उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अगर ये हमें इंक्लूड करना है तो इसके लिए तुम्हें बैलेंस रिएक्शन चाहिए ही चाहिए। A balancing reaction is required। यहाँ तुम्हें बैलेंसिंग रिएक्शन चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे STC का कोई रोल है नहीं। जब STC का कोई रोल नहीं है तो यहाँ पर तुम्हें एक बैलेंस रिएक्शन नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर्ड अ बैलेंसिंग रिएक्शन। अब इसमें बैलेंसिंग रिएक्शन चाहिए, जैसे मैं ये रिएक्शन वापस यहाँ लिख देता हूँ, BB स्मॉल c कैपिटल C प्लस ये, ठीक है, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। अब इसके लिए चाहे बैलेंस रिएक्शन लिखो चाहे ना लिखो, इसको STC से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमें बैलेंस रिएक्शन नहीं चाहिए। तो भैया हमारे तो मजे हो गए, जब हमें बैलेंस रिएक्शन चाहिए ही नहीं तो हमारा कितना टाइम सेव हो गया। इसमें बैलेंस रिएक्शन नहीं चाहिए लेकिन उसमें चाहिए। इसमें हमें बैलेंस रिएक्शन चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम मोल टर्म काम में लेते हैं वहां पर STC का रोल होता है, ठीक है। और अगर हमने रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री जब पढ़ा था तब हमने बताया था कि जो इनके मोल होते हैं उनका मोल का रेशियो किसके इक्वल होता है, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होता है। यानी अगर मैं बात करूं मोल ऑफ A इक्वल टू मोल ऑफ B, सॉरी मोल ऑफ A रेस टू मोल ऑफ B रेस टू मोल ऑफ C रेस टू मोल ऑफ D जो है वो किसके इक्वल है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है। ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है ये। लेकिन इसमें STC का कोई रोल नहीं है। जब STC का कोई रोल नहीं है तो चाहे बैलेंस रिएक्शन लिखो चाहे ना लिखो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर अगर मैं रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट देखें तो E ऑफ A रेस टू E ऑफ B रेस टू E ऑफ C रेस टू E ऑफ D, अब इनका STC से कुछ लेना देना नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 रेस टू 1 रेस टू 1 रेस टू 1। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसको जल्दी से नोट कर दो,
2-3 बातें और लिखवानी है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन इससे सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अब ये कहां लगाना है वो देखो, जहां भी तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन दिखे। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहां ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, जहां ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। दूसरा आप लगा सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और तीसरा वहां पर जहां आपको लगे कि भाई ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रही मेरे से, जहां भी आपको लगे कि ये रिएक्शन जो है वो मेरे से बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहां यूज करना है, जहां रेडॉक्स रिएक्शन दिखे, जहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखे, और जहां आपको लगे कि ये रिएक्शन मेरे से बैलेंस नहीं हो पाएगी, तो आप किसके पास जाना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के पास जाना। और ये कॉन्सेप्ट आपको 20 to 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। अब जैसे मैं इनको थोड़ा सा और समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है AXBY। अब मुझे एक तो इसका निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जहां पर भी मोल टर्म यूज होगी ना, जहां पर भी, वहां हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते थे, हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे इस मॉलिक्यूल में इस एटम का एटॉमिक वेट प्लस इस एटम का एटॉमिक वेट, ठीक है। तो हम बोलते हैं एटॉमिक वेट ऑफ ए इनटू कितने एटम है, एक्स एटम है, प्लस यहां लिखू एटॉमिक वेट ऑफ बी इंटू वाई। ये है मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका। और इक्विवेलेंट वेट के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ए का इक्विवेलेंट वेट प्लस बी का इक्विवेलेंट वेट। यहां पर हमें एक्स और वाई इंक्लूड नहीं करना क्योंकि एसटीसी का रोल नहीं होता। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। आगे इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है। और फिर ये फॉर्मूला यहां लगा के आप सॉल्व कर सकते हो आगे। अब हमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट का एक फॉर्मूला पढ़ना है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का बस एक ही फॉर्मूला है, क्या है वो, इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, बस ये एक ही फॉर्मूला है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ठीक है। और दूसरा आपको मोल कॉन्सेप्ट का बाहुबली फॉर्मूला याद रखना है। अब जैसे मैं मोल के जितने भी आपको फॉर्मूले बताए थे वो सारे इसमें रख करके मैं आपको बताता हूं। मोल का एक और फॉर्मूला होता है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये एक फॉर्मूला बन गया। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। इस यहां से वीएफ को हटा करके इसके नीचे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। मोल का एक और फॉर्मूला है मोलरिटी वाला, क्या है, मोलरिटी इंटू वी लीटर इंटू वैलेंसी
फैक्टर। भाई मोल का यही तो फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो वी लीटर है वो है फॉर सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये। मोलरिटी और वैलेंसी फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का जो गुणनफल है उसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। यानी कि नॉर्मलता जो है वो क्या होती है? m इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो बस इनका और इनकी जगह क्या लिख दो? n लिख दो। तो n इक्वल टू n इंटू वी लीटर। ठीक है। मोल का और फॉर्मूला क्या है? मोल का एक फॉर्मूला और है, क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na इंटू वैलेंसी फैक्टर। एक फॉर्मूला और है, V लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर। एक और है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू PV बाय RT इंटू वी वैलेंसी फैक्टर। अगर आपको ये फॉर्मूला और वो बाहुबली फॉर्मूला याद है तो आप ये सारे फॉर्मूले आपको आराम से याद हो जाएंगे। इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको याद करो और वो दूसरा बाहुबली फॉर्मूला याद करो। ठीक है। अब इनको कहाँ कहाँ यूज करना है? जिस तरीके से मोल को कॉन्सेप्ट का जो मोल का फॉर्मूला था जैसे जैसे हम यूज करते थे वैसे वैसे ये भी यूज होने वाले। अब ये फॉर्मूला हम का कैसे यूज करते थे मोल के लिए? भाई ये वाला फॉर्मूला जो मोल वाला है वो हम कैसे यूज करते थे? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए यूज करते थे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूज फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। ये भी यूज फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये फॉर्मूला हमें कहाँ यूज करना है? फॉर सॉल्यूशन। जहाँ हमें सॉल्यूशन की बात की जाए वहाँ हम इस फॉर्मूले के साथ खेलने वाले हैं। ये दोनों फॉर्मूले ओनली गैस के लिए लगते हैं। ठीक है। ये लगता है फॉर गैस एट एनी कंडीशन, और ये एट STP फॉर गैस। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये पूरा याद नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला और दूसरा बाहुबली फॉर्मूला याद करना है और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं मेन कॉन्सेप्ट जिससे हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इन रिएक्शन used equivalent of each reactant and equivalent of each product formed equivalent of each product are equal। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है इन अ रिएक्शन used equivalent of each reactant and formed equivalent of each product are equal। मतलब हम ये बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ each reactant इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ each product। ये है
लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और हम सारे के सारे क्वेश्चंस इससे करने वाले हैं। लेकिन भैया मैं इस फॉर्मूले को याद रखता ही नहीं, मैं याद नहीं रखता इसको, मैं तो याद रखता हूं अपना देसी जुगाड़। क्या याद रखता हूं? देसी जुगाड़। और ये देसी जुगाड़ मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देता है। अब क्या है देसी जुगाड़, सुनो। इसको कुछ इस अंदाज में याद रखना है, इक्विवेलेंट ऑफ जिसका भला हो इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जो भला करता है। ये कैसा देसी जुगाड़ है? ऐसे ही याद रखना है, इक्विवेलेंट ऑफ जिसका भला हो इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जो भला करता है। हम ये कॉन्सेप्ट किसके लिए लगाने वाले हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, और जो रिएक्शन हमसे बैलेंस नहीं हो पा रही है उनके लिए। अब रेडॉक्स रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। अब जैसे कोई ऑक्सीडाइज एजेंट है तो वो क्या करेगा? वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, वो उसका भला कर रहा है, वो उसका क्या कर रहा है? भला कर रहा है। और भला करने वाला कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस इस तरीके से आप याद रखना, आपका काम हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हमें कैसे लगाना है। ठीक है, देखो आपके सामने क्वेश्चंस है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ SnSO4 आर ऑक्सीडाइज्ड बाय 5 मोल एसिडिक KMnO4। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये क्वेश्चंस क्या हो रहा है इसमें हो रहा है ये रेडॉक्स रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। और जब रेडॉक्स रिएक्शन वाला क्वेश्चन है मतलब हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तो लगा सकते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? इक्विवेलेंट ऑफ जो भला करता है जिसका भला हो इक्वल टू जो भला करता है। ठीक है, SnSO4 KMnO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज हो रहा है। भला किसका हो रहा है? SnO4 का। और भला कर कौन रहा है? एसिडिक KMnO4। अभी एसिडिक KMnO4 SnSO4 का ऑक्सीडेशन करेगा। कैसे करेगा? ये SnSO4 है, ठीक है, हमें पूरी रिएक्शन लिखनी नहीं है, हमें तो रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन चाहिए ही नहीं, हम तो बस पता लगा रहे हैं कि ये किस में कन्वर्ट होगा ताकि हम वैलेंसी फैक्टर निकाल सकें। ये किस में है? ये +2 है, ठीक है। और हमने आपको एक चीज बताई थी कि KMnO4 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए वो कुछ स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट करता है। SO3 होता तो वो SO4 में कन्वर्ट करता, SO4 को ये आगे कन्वर्ट नहीं करता। Sn+2 को किस में कन्वर्ट करता है? Sn4+ में, ये इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है पर एटम? कितना है? 2 का है। कितना है? 2 का है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता है, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर किसका? SnSO4 इक्वल टू मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर किसका? भला और किसके थ्रू भला हो रहा है? KMnO4 के थ्रू। SnSO4 के हमें मोल निकालने हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर हम निकालते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर मुझे बताओ, एक रिएक्शन है और रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर 3 तरीके से होता है, या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? ना। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? ना। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वैलेंसी फैक्टर निकालने वाले। और इसका तरीका क्या था? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इनटू गिवन स्पीसीज में कितने एटम्स है? कितना है? 1 है, ठीक है। KMnO4 का मोल हमें दे रखा है 5, और एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 5, जो हमने आपको बताया था कि इसको याद रखना है। तो भैया इसके मोल आ गए कितने? 25/2।
इस क्वेश्चन को आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए, वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होनी चाहिए, सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट याद होनी चाहिए, तब जाकर के आप मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अब हमें कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं थी और डायरेक्ट 20 to 30 सेकंड में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने एक रिएक्शन है, ठीक है, और पूछा है मैं हाउ मच मास ऑफ HNO3 is required to oxidize 5 ग्राम I2। HNO3 का हमें मास चाहिए, ठीक है, ताकि वो I2 को ऑक्सीडाइज कर सके। भला किसका हो रहा है? आयोडीन का। भला कर कौन रहा है? HNO3। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, बस कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप सारे के सारे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो, एकदम आराम से। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला याद था, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहां पर मास की बात की है तो मोल का एक फॉर्मूला होता है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, बस वो लगाना है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। कौन? I2, जिसका भला हो रहा है, और भला कर कौन रहा है? मास आई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये HNO3। ठीक है, I2 का हमें मास दे रखा है 5, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? I2 का देखेंगे तो आपको मिलेगा 254। इसका वैलेंसी फैक्टर चेक करो, यहाँ पे है इसका 0। ठीक है, ये कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है नहीं, डिसप्रपोनेशन कोई रिएक्शन है नहीं, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये इसमें हमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन का देखोगे तो कितना आएगा? +5। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है? 5 का, और हमें गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 10। इसका मास हमें निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ HNO3 का। नाइट्रोजन का कितना? 14, ऑक्सीजन एक का कितना? 16, 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 48, और एक ये कितना हो गया? 12, 13, यहाँ पे 63 हो गया। ठीक है, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर वैलेंसी फैक्टर देखोगे तो कितना है? +5, और यहाँ पे कितना है? +2। कैसे निकालना है? जिसका निकालना उसको x मान लो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना हो रहा है? 3 का, और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम कितना है? 1, इंटू कर दो 1, 3। हमें मास निकालना है, सारी चीजों को उस तरफ भेज दो। 50 × 63, 254 × 3, ये आ गया आपका मास। अब बस आप उसको आगे सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन हो गया, ओनली 2 से 3 स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, H2O2 plus Ki convert into QH plus I2. How much volume of 0.3 m H2O2 solution is required to oxidize 90 ml 0.1 m Ki solution? इसका हमें वॉल्यूम बताना है ताकि ये Ki को क्या कर सके? ऑक्सीडाइज कर सके। क्या कर सके? इसको ऑक्सीडाइज कर सके। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका। भला किसका हो रहा है? इसका। और भला कर कौन रहा है? H2O2। अगर आप ये जिसका भला हो, जो भला करता है, अगर ये भी याद ना रखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्वेश्चन में ओनली 2 चीज दे रखी होगी, 2 लोगों की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, एक इसकी और एक इसकी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ki। ये क्या है? ये मोलरिटी दे रखी है,
और हमें मोलरिटी वाला फॉर्मूला कुछ याद है, मोलरिटी इंटू वी लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो H2O2 है, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, तो पहले मोलरिटी इंटू वी लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इक्वल टू m इंटू वी लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ Ki। ठीक है, इसका m कितना दे रखा है 0.3, v हमें निकालना है और इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे है -2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना है 1 का, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1, और गिवन स्पीसीज में नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा ये, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। इसका m हमें दे रखा है 0.1, ये कितना दे रखा है 90 ml। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये भी वैल्यू लीटर में आएगी, ये अगर ml में रखोगे तो ये भी आपकी वैल्यू ml में आएगी। और Ki का वैलेंसी फैक्टर ये 0 है, -1, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना 1 का, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, और गिवन स्पेस में नंबर ऑफ एटम कितना 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। पॉइंट से पॉइंट गया, तो v इंटू 6 इक्वल टू 90, v इक्वल टू 19/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 ml। एकदम सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, एकदम सिंपल। क्या क्वेश्चंस खत्म हो गए ना, अभी हमें बहुत से क्वेश्चंस करने हैं और उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।